आज प्रधानमंत्री के मुझे लगता है भाषण में इस बात की गूंज जरूर होगी कि किस तरह से पूर्वोत्तर में, पश्चिम बंगाल में राजनीति का उदय हुआ है और उसमें कितने लोगों का एक तरह से उसके लिए बलिदान भी रहा और परिश्रम भी रहा पश्चिम बंगाल में। और वहां राजनीति अपनी बीजेपी ने जिस तरह से खड़ी की, आपने अभी कहा पूर्वोत्तर में दफ्तर तक नहीं होता था और उसके बाद ये जो बड़ा दफ्तर जिसकी तस्वीरें आ रही थी जहां हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे, अपनी सीट पर 63,000 वोटों से जीते हैं। तो ये तस्वीरें हिमंता बिस्वा शर्मा की असम में, और ये देखिए दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर मूर्ति लगी है और उनके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति है। ग्राउंड फ्लोर है ये उस पार्टी दफ्तर का जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय घुसे हैं और अंदर आते ही सबसे पहले प्रणाम किया, नतमस्तक हुए और साथ ही साथ दिलीप सही किया, मंगलदोई से सांसद। लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष, तीसरी बार इतिहास लिखने की तैयारी, जहां एक और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बड़े कॉन्फिडेंट। राजनीति में इन्हें असम का विष्णु माना जाता है। उसका कारण है, कहते हैं कि ये कृष्ण इसलिए है क्योंकि कौरव भी इन्हीं के हैं, पांडव भी इन्हीं के हैं। ये सिर्फ वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीति की लीला हो रही है। पर दिलचस्प ये है कि जो उन्होंने कहा था कि 20 के आसपास रहेगी कांग्रेस और ठीक उसी तरह से एआईयूडीएफ की 2 सीटें, अन्य 2 सीट पर 101 पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाते हुए 126 सीट की विधानसभा में, कल्पना कीजिए 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट है। और बड़ी चीज ये कि हेमंता बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट के इकलौते नेता हैं जो पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं, इकलौते नेता हैं जिनकी बात पूरे यूपी में, एमपी में, बिहार में, हर राज्य में होती है। पूर्वोत्तर के वो नेता हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके विरोधी उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने जीत हासिल की है वो ये बताती है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो ग्राउंड पर काम किया है और जिस तरह से पूरी पार्टी को और संगठन को सबको संभाल कर आगे लेकर गए, क्योंकि जीत का श्रेय जो है हेमंता बिस्वा शर्मा को ही जाता है, क्योंकि जो सीएम है। सर मेरा सवाल आपसे, ये सवाल तो बहुत बार कांग्रेस बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए कहती रही कि पार्टी से गए, फिर बीजेपी में शामिल हुए, इंपोर्टेड जैसे नेता हैं वहां से गए जाकर। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को आज के दिन में देखकर बीजेपी के जिस तरह के जो बड़े नेता हैं उनमें आज वो शुमार हो चुके हैं और बीजेपी को बढ़ाने में एक तरह से आज के दिन कोई याद करेगा कि वो कांग्रेस के नेता हैं, अब वो पूरी तरह बीजेपी के नेता बन चुके हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी के नेता बन चुके हैं। इस पूरे कैंपेन में अगर हम लोग देखें तो बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले। एसेंशियली ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्टेट लेवल लीडर्स ने कैंपेन को लीड किया हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। असम और उत्तर प्रदेश ये दोनों एक ऐसे बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स हैं जिसमें केंद्रीय लीडरशिप का रोल कम रहा है, ये एक बहुत नोटेबल चीज़ है। और एक चीज और, हेमंता बिस्वा शर्मा उन नेताओं में, जैसे मुझे लगता है जैसे विरोधियों के टारगेट पर योगी आदित्यनाथ होते हैं, उसी तरह हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरे नेता हैं जो विरोधियों के टारगेट पर रहते हैं जी। क्योंकि उसके पीछे मेन कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल हिंदुत्व की राजनीति है उसके भी अलग अलग शेड्स होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरे बड़े सिपहसालार तो वो डार्कर शेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का दायित्व होता है इसको बैलेंस करना, वो करते हैं, लेकिन ये उस डार्कर शेड को दोनों लोग रिप्रेजेंट करते हैं। योगी आदित्यनाथ डार्कर मत बोलिए, डार्कर मतलब हिंदुत्व और डार्कर ये बहुत अच्छा नहीं लगता। आप बोल सकते हैं। देखिए मैं तो रंग के मामले में बोल रहा हूँ, मैं डार्कर शेड को मैं राजनीतिक तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, आपने उसको राजनीतिक तौर पे इंटरप्रेट किया। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि जैसे भगवा होता है, एक हल्का भगवा होता है, एक थोड़ा बीच का भगवा होता है और एक सबसे ज्यादा गहरा होता है। नहीं डार्कर शेड मेरे मुंह से निकल गया, मैं उस शब्द को वापस लेके गहरा बोलता हूँ। नहीं, गहरा नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पॉलिटिकल है वो, ये नहीं कह सकते। बीजेपी के कोर वोटर्स है, कोर वोटर्स को अपील करते हैं। ঠিক আছে, আমার শ্রদ্ধাৰ সাংবাদিকসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দল
एक लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी को धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोलते हुए 100টাতকৈও অধিক আসন লাভ কৰা এয়া প্ৰথম আৰু এক প্ৰকাৰ NDA আৰু BJP আজি এক অসমৰ ৰাজনীতিক ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। इतिहास रचने के लिए मैं हर एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं कि हमें 100 सीट के पार करवा के इतिहास रचा गया है। অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছো। শিৰ নত কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী আমি তেওঁলোকৰ জীৱনত সেৱা আগবঢ়াইছো আৰু অসমবাসী ৰাইজক এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ মুহূৰ্তত আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব বিচাৰিম যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আমি নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰিম। वादा कर रहे हैं कि इसके बाद मैं इसी निष्ठा के साथ असम की जनता की इसी तरह से असम आई यानी कि हमारी मातृभूमि और उसके साथ साथ पूरे असम की जनता की सेवा इसी तरह से करता रहूंगा। इतिहास रचा है असम की जनता ने और इसके सामने मैं नतमस्तक हूँ। नेतृत्वर ওপৰত পুনৰ এবাৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰিলে। তৃতীয়বাৰ একেধাৰে আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমেও নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই পুনৰ এবাৰ আজি এই বিজয়ৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দলটো এই বিজয়ত নেতৃত্ব দিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰী নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বিকাশলৈকে এই সমগ্ৰ কৰ্ম प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का असंख्य धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से हमारा समर्थन किया, हमें मार्ग निर्देश दिया जिसके आधार पर हम ये जीत हासिल कर सके। 100টাতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব পাৰি আৰু সেই বিশ্বাসেৰে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিলোঁ। ৰাইজক আমি বিনম্ৰতাৰে সৈতে ভোট বিচাৰিছিলোঁ। ৰাইজে হিয়া উজাৰি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে। পুনৰ এবাৰ মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলৰ কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাংবাদিকসকলে যদি প্ৰথমতে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলে যদি কিবা প্ৰশ্ন কৰিব খোজে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম। মই নাভাবোঁ যে নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো কিবা ইছ্যু আছিলে। সদায় মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গ। तो देखिए यहाँ असम में बीजेपी दफ्तर पर हेमंत बिस्व शर्मा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। वहां पर एक जश्न अलग है। और दूसरी तैयारी दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पे अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। वहां पर लोगों का जुटना, कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। अब इस जीत को, निरंजन जी अगर मैं आपसे पूछूं, बीजेपी इस जीत को, ये तस्वीरें लाइव वहां से आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय से, वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये जीत के मायने हमने बिहार में भी देखा, उससे पहले हमने अलग अलग चुनावों में देखा, प्रधानमंत्री आके संबोधित करते हैं, लेकिन ये जीत बाकी के राज्यों से अलग क्यों है और आज महत्वपूर्ण क्यों है बीजेपी के लिए? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए लास्ट फ्रंटियर है, आखिरी पड़ाव है जो कभी जीत नहीं सकती है। वहाँ पे एक दीवार या चट्टान की तरह ममता बनर्जी ये माना जाता था, लेकिन आज वो ध्वस्त हो गया है और पूरी तरह से उसको कब्जा कर लिया है। खबर आ रही है बंगाल के मुख्य सचिव को ऑर्डर आया किसी दफ्तर से जरूरी दस्तावेज न हटाए जाएं। ये
एक खबर भी आ गई है, हर सरकारी दस्तावेज की सुरक्षा हो, ये बड़ी खबर है। दस्तावेज दफ्तर में सुरक्षित रखे जाएं। जब सरकारें बदलती हैं तो कुछ, गार्गी जी हाँ बोल रही हैं, गार्गी जी मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन जब सरकारें बदलती हैं तो इस तरह के आदेश और इस तरह की, ये आदेश की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। सरकारें बदले इसके उसके कई साथ कारण हैं, साथ कई मायने हैं। पश्चिम बंगाल में जब 2011 में सरकार बदली थी तो उसके बाद लेफ्ट के कई सारे आंकड़े बाहर आए थे, उनके कई सारे ऐसे कथन और करनी में अंतर जो आता है वो सामने आए थे। तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही सरकार बदली, मुख्य सचिव का ये दस्तावेज न हटाए जाएं, ये एक बहुत बड़ा संदेश के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि असम में जब सरकार बदली थी तो कुछ ऐसा ही देखा गया था। पर हिंसा की तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल से आती हैं वो इस बार चुनाव आयोग की सख्ती के कारण, कम से कम आप चाहे कुछ भी कहिए कि 2000 सिक्योरिटी फोर्स लगाकर हिंसा नहीं हुई या हिंसा कम हुई, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निरंजन दा, आपको लगता है, या पहले तौसीफ आपसे पूछ लें, आदेश को कैसे देखते हैं? सरकार बदली, अधिकारी बदल गए, आदेश स्वाभाविक है। चीफ सेक्रेटरी भी बदले गए थे। चुनाव आयोग ने जो पुराने चीफ सेक्रेटरी थे उनको बदल करके एक नए चीफ सेक्रेटरी को लाया था, और इस तरह के आदेश आना तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। जैसा आपने खुद ही बोला कि जब सरकार पलटी थी लेफ्ट की, तो इस तरह के कई सारे दस्तावेज सामने आए थे जो उनके क्लेम्स को डिसप्रूव करता था। तो शायद उन्हीं ख्याल के साथ में ये चीफ सेक्रेटरी। गार्गी जी, आपको क्या लगता है, अगर ये ऑर्डर आया है कि जो सरकारी दस्तावेज हैं उनकी सुरक्षा की जाए, चीफ सेक्रेटरी नतीजों के साथ ये ऑर्डर दे रहे हैं? जी, क्योंकि कितनी चोरी हुई है वो पता चलेगा ना। पर मुझे लगता है काफी हटा भी लिया। आपको याद है ये राजीव कुमार को क्यों भेजा है राज्यसभा में? राजीव कुमार ने शारदा के सारे जो दस्तावेज था वो हटाया था रातों रात, इसीलिए ना आज भेजा गया है राज्यसभा। तो ये तो इनका कल्चर है। तो बीजेपी को पता है कि वो हटा देंगे, सारे जो चोरी वोरी उनके जो करतूते हैं वो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए ये ऑर्डर आया है कि अभी खुलेंगे ना, पोल खुलेंगे कि क्या 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 कितनी और चोरी की है, ये सब पता चलेगा अगर दस्तावेज अभी तक नहीं हटाए गए। पर दीदी को ऐसे ना समझ मत समझे, दीदी ने शायद ऑलरेडी हटा भी लिया हो। दादा, ये टेंशन बढ़ाने वाला है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सवाल कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जिस तरह की लड़ाई रही है, ये सिर्फ सियासी प्रतिद्वंदिता नहीं रही, ये उससे आगे की लड़ाई रही है। ग्राउंड पर जिस तरह से बीजेपी ने ममता पर अटैक किए हो या ममता के पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक हो। मुझे याद है ममता बनर्जी ने कहा था मैं बंगाल इस बार जीत गई तो दिल्ली में बैठूंगी जाके, इसका अलग मैसेज था। क्या वो लड़ाई भी ग्राउंड पर दिखेगी? नहीं दिखनी चाहिए। राजनीति में मतलब टेम्पररी इस तरह के मतभेद होते हैं, इस तरह के एक्शंस होते हैं एक दूसरे के प्रति,